Hey everyone, welcome back to Mindspine Tutorials. So our today's topic is evidences from taxonomy, and for organic evolution we are studying these evidences. इससे पहले हमने evidences morphology में से पढ़े थे कि क्या ऐसे evidences morphology से हमें मिलते हैं जो कि ये प्रूव कर दे कि हाँ organic evolution हुआ होगा। और morphology के जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने analogous organs, homologous organs, vestigial organs, ये सभी चीजें क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, जो भी मतलब इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, सारी डिटेल्स इससे पहले वाले वीडियो सेगमेंट में देखी। और इससे पहले के जो पार्ट्स रहे हैं उसमें हमने इवोल्यूशन के जो कंसेप्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी, उसकी हिस्ट्री, सारी डिटेल्स देखिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स नहीं देखे तो आप उसको पहले चेक करेंगे, तब ही आगे की चीजें आपको और क्लियरली समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम टेक्सोनॉमी से, क्योंकि हमने बात की थी कि टोटल 9 एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव करते हैं। उसमें से फर्स्ट था एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी और सेकंड है एविडेंसेस फ्रॉम टेक्सोनॉमी। स्टार्ट करते हैं एविडेंस के साथ। अब क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, तो इन एनिमल्स को क्लासिफाई करना भी एक नीड बन चुका था। अगर हम पहले की भी बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स डिस्कवर तब भी हो रहे थे और डिफरेंट एनिमल्स रोज दिखाई देते थे, तो उनको सोचा गया कि चले इन्हें क्लासिफाई करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज की पढ़ाई करते हैं और जब हम उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो वो चीज हमारे लिए पढ़ना ईजियर हो जाती है, उनको संभालना, उनको याद रखना, उसकी सारी डिटेल्स याद रखना ईजियर हो जाता है। तो पुराने जमाने से ये चीज शुरू हो गई थी कि क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अब जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता था तो उनकी सिमिलैरिटीज और उनकी डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, तो ये है कि सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर हमें कहीं ना कहीं उनका क्लासिफिकेशन करना होता था, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस खुद भी बन जाता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग की थी इस क्लासिफिकेशन के बारे में, उनका नाम था लीनियस। आप पहले भी सुन चुके हैं कैरोलस लीनियस के बारे में, तो सबसे पहले मैं सिर्फ लीनियस लिख देती हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, बहुत बार हम लोग लिखते हैं। तो कैरोलस लीनियस का सी और एल का हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। सो लीनियस सबसे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी, लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था, और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी इनका रोल प्ले आ गया, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब टेक्सोनॉमी की बातें पढ़ रहे हैं, इससे सारी बातें आप टेक्सोनॉमी से रिपीट करते हुए ही देख रहे हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो होता है उनको डिवाइड किया गया था और डिटेल्स में। सो सब फाइलम में क्या क्या चीजें आ जाती है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू दी इवोल्यूशनरी स्टेटस आती है, और इस अरेंजमेंट से ये क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले फिशेस इवॉल्व हुई होंगी, फिश जैसे नॉन कॉर्डेट इवॉल्व हुए होंगे, फिर एम्फीबियंस बने होंगे, एम्फीबियंस के बाद आगे जाके फिशेस के बाद रेप्टाइल्स पहले बने होंगे, या जो भी एम्फीबियंस बनना चाहिए वैसे, तो मैं अभी ऐसे समझा रही हूँ। फिर कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए होंगे, फिर एव्स हुए होंगे, मैमल्स हुए होंगे, और इस तरह से एक एक डिटेल बनती चली गई होगी। ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रूफ है स्टेप वाइज इवोल्यूशन का, इन ग्रुप से ही हमें मिल जाता है, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज होती है, पहले वाले ऑर्गेनिज्म से आगे वाले ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज मिलती है, तो वो एक तरह का प्रूफ हमें यहाँ पर दे देता है। और अगर हम फैमिली ट्री भी देखने जाए इन एनिमल्स का, जिसको अगर हम प्रिपेयर करते हैं मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू, जो कि प्रोवाइड कर देगा हमें सारे एविडेंसेस जो कि सक्सेसिव एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स को शो करते हैं, जो कि कहाँ से शुरू होते हैं, जो प्रोटोजोआ है वहां से लेकर के कॉर्डेट्स कहाँ से बने होंगे वो सब शो कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो जब मैं अपने चैनल के ऊपर हमने जब पढ़ा था फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में, तो उसकी जितनी भी थ्योरीज होनी चाहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, कैसे बनाते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री, सब कुछ एक वीडियो सेगमेंट अपलोडेड है, आप उसको चेक करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। सो ये जो एविडेंसेस है फ्रॉम टेक्सोनॉमी बेसिकली हमें मिल कहां से रहे, हमें ये मिल रहे हैं फाइलोजेनेटिक ट्री से। और अगर आप एमएससी स्टूडेंट हैं या बीएससी स्टूडेंट हैं तो आप दोनों ही के लिए फाइलोजेनेटिक ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो रहती है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज का वीडियो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप इसको मिस ना करें। इसके बाद आप ये वीडियो के बाद फाइलोजेनेटिक ट्रीज का वीडियो कंप्लीट करके उसके नोट्स अपने पास प्रिपेयर कर लें। तो ये बात तो हो गई यहाँ तक। अब एक फाइलोजेनेटिक ट्री को यहाँ शो भी कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए।
अब आपके सामने जो फाइलोजेनेटिक ट्री है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ओरिजिनल ट्री जैसा बनाया गया है, ब्रांचेस बनाई गई है, तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। लेकिन जब हम लोग हैंड से अपने खुद से हाथों से इसको बनाते हैं तो इतना डिफिकल्ट इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, आप इजियर वे में इसको बना सकते हो। नॉर्मली लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आप इसका वीडियो देख लेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री का, आपको भी इजी लगने लगेगा। तो अभी ये बुकिश लेवल के डायग्राम्स के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। अब स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स के बारे में बात हो रही है इस तरफ, और इधर तो प्लांट्स की है, तो प्लांट्स की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, तो उसकी मैंने यहाँ पर ब्रांच कटी हुई आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ। और इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ कट लगा हुआ है, आगे देखेंगे तो यहाँ एनिमल्स की जो ब्रांचेस है वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। उसके बाद आप एक एक करके आगे आप भी देखते चलेंगे क्या क्या हो रहा है। पॉलीफेरा आ गया, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, रोटीफेरा, ब्रायोजोआ। उसके बाद अच्छा ब्रायोजोआ तो पूरा एक टॉपिक इसका भी बनता है, इसको भी हम लोग जल्द से जल्द समझ लेंगे। उसके बाद इधर थोड़ा सी इस तरफ अगर हम देखेंगे तो इधर कौन कौन बन रहा है, इस तरफ अगर देखेंगे एस्केहेल्मिन्थ्स बन रहे हैं। यहाँ एस्केहेल्मिन्थ्स की स्पेलिंग गलत है, आप ठीक करेंगे। काइनोडर्मेटा, मोलस्का, एरेक्नीडा, एंटरपन्यूस्टा, ओनाइकोफोरा, क्रस्टेशिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं ऊपर की साइड, इतना काफी रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ आर्थ्रोपोडा के ट्रंक है, उधर से और निकल रहा है। इधर से देखोगे तो इधर चल रहा है कॉर्डेट का ट्रंक, तो कॉर्डेट के ट्रंक में ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबिया, मेमेलिया, एव्स, रेप्टिलिया, बोनीफिशेस, लंगफिशेस, गेनोइड्स, इलाजुम ब्रांच या एंटेरोपन्यूस्टा है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी, जब मैंने कॉर्डेट्स का बेसिकली स्टार्ट करा था, तो उसमें सारी बातें बताई थी कि सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये कहाँ से आ जाते हैं, इनके नाम क्या है, कैसे याद करना है, सब कुछ बता रखा है। तो आप कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला जो प्लेलिस्ट है अगर उसको भी चेक करोगे तो वहाँ कॉर्डेट्स के रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी बेसिकली ये फाइलोजेनेटिक ट्री का एक डायग्राम है, आपको ये बनाना हो ना बनाना हो आपके हाथ में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग क्योंकि जो इविडेंसेस होना चाहिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के उनको देख रहे हैं, तो ये सारी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फाइलोजेनेटिक ट्री का सिर्फ फोटो देख रहे हैं और इसकी सारी डिटेल्स रेडी करने के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। सेकेंड वाला हो गया, अब हम लोग थर्ड, एक छोटा है क्योंकि सेकेंड वाला छोटा था। अगर हम फर्स्ट मॉर्फोलॉजी से कंपेयर करें तो सेकेंड वाला बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी में हम लोग थर्ड एविडेंस भी यूज कर लेंगे, एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इससे पहले वैसे मुझे आपको टेक्सोनॉमी के बाद जो चीज समझाना चाहिए थी वो थे एविडेंसेस फ्रॉम बायोजियोग्राफी, लेकिन वो थोड़े से बड़े, तो उसको मैं अलग ही वीडियो सेगमेंट में लूंगी, क्योंकि उसमें सारे रीम्स वगैरह जो हैं, जो नियोट्रॉपिकल रीम है, इथियोपियन रीम, ओरिएंटल रीम, ऑस्ट्रेलियन रीम, नाम तो आपने सुना होगा सब चीजों का, वो पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक रहता है, इसलिए वो वाले एविडेंसेस एक अलग ही वीडियो सेगमेंट में रह गए जिसमें खुद की पूरे अकेले वो वही रहे। तो इसमें हम एक और इंक्लूड कर रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी की और बायोकेमिस्ट्री की डिफरेंट एनिमल्स में, तो हमें उनकी बेसिक सिमिलैरिटी दिखने को मिलती है कि उनमें क्या एक जैसापन है, वो हमें उसमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनिमल्स हैं, हर एनिमल के सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो करीब करीब हर एनिमल्स में सेम सब्सटेंसेस का बना होता है, सिर्फ कुछ ना कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हर एनिमल में होते हैं, बल्कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म का वो सभी एनिमल्स में सेम होता है। और उसके जो चीफ कंपोनेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी में सेम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और कुछ नेसेसरी सब्सटेंसेस और ऑफ कोर्स वाटर। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। अब जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, वो भी करीब करीब हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के सेल के सेम ही रहते हैं, बस छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस आते हैं जिसकी वजह से वो डिफर करते हैं। इससे क्या प्रूव हो जाता है कि कहीं ना कहीं एनिमल्स की कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रिचर्ड ब्राउन, उन्होंने और कुछ और भी मॉडर्न साइंटिस्ट आए थे, इन सभी ने मिलकर क्या प्रूव करा कि फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल ये जो सिमिलैरिटी है एनिमल्स के अंदर वो जरूर होती है, उस चीज को उन्होंने प्रूव कर दिया। और एक सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी रहती है सभी के डाइजेस्टिव जूसेस में, डाइजेशन ऑफ एनिमल्स में। हर तरह का एनिमल जब डाइजेशन परफॉर्म करेगा तो सेम तरह के जूसेस यूज करता है, ऑलमोस्ट सेम तरह के, बिल्कुल सेम मैं नहीं बोलूंगी, ऑलमोस्ट कहूंगी, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उनमें होते हैं। और डाइजेशन ऑफ एनिमल्स भी ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है। हार्मोन्स की भी बात करें तो करीब करीब हर तरह के एनिमल्स में भी हार्मोन्स इक्वल ही पाए जाते हैं, एक ही तरह के पाए जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी नॉर्मली एक ही तरह की होती है। तो इसके एडिशन में अगर बात की जाए तो जो स्टडी है फिजिकल प्रॉपर्टीज की ऑफ द क्रिस्टल्स
और जो कि हीमोग्लोबिन से बन रहे हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं वर्टिब्रेट्स में और सिमिलर भी हो सकते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए जो कि ब्लड पर भी किए गए, तो उन्होंने शो करा कि जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो कहीं ना कहीं एप्स के ब्लड जैसा ही होता है। जो मंकीज और एप्स का ब्लड होता है उसमें रीसस मंकी का जो खास तौर पर वो रहता है, कहना चाहिए ब्लड रहता है, और ह्यूमंस का ब्लड रहता है, बहुत कुछ एक जैसा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा था कि हाँ वो उनका सेम ओरिजिन हुआ होगा, उनके एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे, तो वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एक और एविडेंस बना दिया गया। तो सारी चीजों से ये क्लियर होता है कि फिजियोलॉजिकल एनालॉजीज जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में पाई जाती है, और जितने भी एनिमल्स हैं आज जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए होंगे सेम सब्सटेंस से। ये कहती है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ये सारे प्रूव हमने यहाँ पर दे दिए कि जो प्रूव कर दे कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा। लेकिन मैं आपको पहले भी शुरू वाले पार्ट से ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जितनी भी ये सारी थ्योरीज है, इतनी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की आ गई, और जितनी भी पहले भी थ्योरीज आई इटर्निटी की, कैटास्ट्रॉफिज्म की एंड सो ऑन, जितनी भी थ्योरीज, सारी थ्योरीज जो हैं उसमें से ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाली थ्योरी है वो अकेली ऐसी थ्योरी है जो ये मानती है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये एथिस्ट के थ्रू दी गई थ्योरी है। उनके हिसाब से गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, जो चीज जैसे है वो वैसे नहीं थी, बल्कि वो कहीं ना कहीं चीजों से इवॉल्व होके ही बनी गई है। लेकिन आज भी इस चीज का आंसर कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाता कि इतना परफेक्शन फिर कैसे आ गया इवोल्यूशन में। हर तरह का ह्यूमन बीइंग जो भी आज है उसमें इतना परफेक्शन कैसे आया, सारे मंकीज जो है उनमें इतना परफेक्शन अभी भी क्यों नहीं आ पाया, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर अभी भी हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले तो लिख लेती हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे नोट करने के लिए। मैंने आपको कहा कि जो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की डिटेल्स होती है डिफरेंट एनिमल्स में, वो उनकी बेसिक सिमिलैरिटी को शो करती है। तो सभी में एक चीज कॉमन क्या है, बेसिक सिमिलैरिटी। इसके एग्जाम्पल हमने कैसे लिया, प्रोटोप्लाज्म का लेते हुए। प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सेम बेसिक कंपोजिशन लिख लेते हैं, कंपोजिशन, ठीक है, या कंपोनेंट्स भी आप कह सकते हो। और वो कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्ब्स लिख देती हूँ उसको, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, H2O हो गया, ETC, और भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं नेसेसरी, वो होते हैं, एंड अ फ्यू मॉडिफिकेशंस, और बस थोड़े से मॉडिफिकेशन सब में होते हैं जिससे वो एनिमल्स एक दूसरे से थोड़े से अलग बन जाते हैं। उसी तरह से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, रिचर्ड ब्राउन। तो अब उनका नाम लिख लेते हैं, रिचर्ड ब्राउन। और भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, एंड अदर साइंटिस्ट प्रूव्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्रू बायोकेमिस्ट्री, अच्छे से एक बार एडजस्ट कर लें, बायोकेमिस्ट्री एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। तो मैं फिजियो लिख देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने एक और एग्जांपल क्या दिया था, डाइजेस्टिव जूसेस का। तो एक डाइजेस्टिव जूसेस भी हर एनिमल के सेम हो सकते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उनके डाइजेशन, एक ये एग्जाम्पल भी इंक्लूड करा। प्रोटोप्लाज्म का तो है ही, डाइजेशन का भी आ गया। उसके बाद हार्मोन्स का एग्जाम्पल दिया, तो हार्मोन्स का नाम भी लिख लेते हैं। हार्मोन्स के बाद उन्होंने एक और नाम क्या दिया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स की ब्लड है, ब्लड में रहने वाले जो क्रिस्टल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती। तो ब्लड का जो जितना भी मटेरियल होना चाहिए, ब्लड ऑलमोस्ट सभी में सेम होता है। इसमें भी स्पेशली ह्यूमंस और मंकीज का एग्जाम्पल लिया हमने, ह्यूमंस एंड मंकीज, मंकी या फिर एप्स भी आप कह सकते हो, वो भी साथ में आएंगे। मंकीज और एप्स वैसे अलग अलग होते हैं, तो ये मत समझना कि मैं दोनों को एक स्लैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दोनों एक ही होगा, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। इन सारी चीजों से ये क्लियर हो गया कि फिजियोलॉजिकल एनालॉजीज जो होती है वो डिफरेंट एनिमल्स में पाई जाती है, और जो एनिमल्स है वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुए होंगे सेम सब्सटेंस से। तो आप लिख सकते हैं एनिमल्स, देयरफॉर लिखना, हाँ, देयरफॉर एनिमल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम same substances
फाइन, ये सारी बातें आ जाती है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पर मैं ये भी अभी छोटा ही वीडियो सेगमेंट है, तो एक छोटा सा एविडेंसेस फ्रॉम इकोलॉजी भी यही इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग। तो अभी आपने कौन कौन से देख लिए, टेक्सोनॉमी वाले देख लिए, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी वाले देख लिए, ये पूरी तरह से। अगेन एक बात यहाँ पर रहेगी कि एविडेंसेस इकोलॉजी की अगर हमें पढ़ना है, उससे पहले एम्ब्रियोलॉजी के एविडेंसेस जो रह सकते थे, पेलियंटोलॉजी के जो एविडेंसेस रह चुके थे, कनेक्टिंग लिंक्स के, जेनेटिक्स के, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसे कि वो सारे थोड़े से इससे बड़े वाले हैं, इकोलॉजी से थोड़े से बड़ा जाता है उसका कंसेप्ट, तो उन्हें मैं अलग ही वीडियो सेगमेंट में लेने वाली हूँ, इसीलिए इकोलॉजी को हम लोग यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। टोटल मैं 9 एविडेंसेस आपको बताने वाली हूँ, आप हेडिंग्स नोट करते चलें। और ये जो इकोलॉजी वाला ये हमारा होगा फोर्थ वाला, ये हमारा फोर्थ एविडेंस है। 9 मैं आपको टोटल बताऊंगी, इसमें से फोर्थ एविडेंस हमारा इकोलॉजी वाला मैं यहाँ ले रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे पास ऐसे एविडेंसेस आ गए हैं इकोलॉजी से भी, जो कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग बींग्स टू देयर एनवायरमेंट। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर, इसलिए मैंने बोला यही इसको इंक्लूड कर ले। क्या बात कही हमने कि ये जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हैव बीन, या फिर लिख सकते हैं कुछ अच्छा सा पॉइंट बनाते हैं, हैव बीन प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग beings to their environment, फाइन। तो ये फोर्थ है आज के हमारे एविडेंसेस फ्रॉम इकोलॉजी में। तो इतना ज्यादा जैसे कि आपने देखा है डिटेल में नहीं है आपको। एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स भी देख लेते हैं। जो साइंस होती है जेनेटिक्स की और हेरिडिटी की, उससे हमें प्रोवाइड करे हर तरह के इंपॉर्टेंट प्रूफ जो कि इवोल्यूशन के लिए नेसेसरी थे। अब ये जो बेसिस होती है हेरिडिटी की, वो क्या है? हेरिडिटी की बेसिस क्या है? जीन है। बचपन से आपको हर टीचर ये को क्लियर करता हुआ आया होगा कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज जीन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी यहाँ पर ये नोट कर देती हूँ, बेसिस ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन है। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसके अंदर। और अब क्या होता है कि जो म्यूटेशंस है वो जीन में एक एक करके आते रहे होंगे, धीरे धीरे वो और चेंज होता गया होगा, क्योंकि आइसोलेशन भी आया होगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म में, इनब्रीडिंग भी हुई होगी ऑर्गेनिजम्स में, और इससे न्यू स्पीशीज बनती गई होगी। तो जेनेटिक्स क्या प्रूव देता है कि शुरुआत में जीन रहता है, वो बेसिक कहना चाहिए, यहाँ पे मैंने बेसिक क्यों लिख दिया है, बेसिक होना चाहिए। बेसिक यूनिट जो है हेरिडिटी का वो जीन है। तो अब क्या कहता है जेनेटिक्स का प्रूफ कि जो जीन्स हैं, ये जो जीन्स हैं इनमें आ जाते हैं म्यूटेशंस। ठीक है, म्यूटेशंस आना क्या है कि जो नॉर्मल जेनेटिक मेकअप है ऑर्गेनिज्म का वो चेंज हो जाता है, उसकी जगह कुछ चीज एब्सेंट हो जाएगी या कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, कुछ माइनस हो जाएगा, कुछ प्लस हो जाएगा, कोई सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इस तरह की चीजों को म्यूटेशंस कहते हैं। हालांकि इसके ऊपर भी पूरा एक वीडियो सेगमेंट बनना चाहिए म्यूटेशंस का, वो भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी इतनी ज्यादा वास्ट है कि कभी खत्म नहीं होती, हर चीज यहाँ पर न्यू मिलती जाती है हमको। तो जीन्स में जब म्यूटेशंस आते हैं और म्यूटेशंस आने के बाद उस जीन को अगर और चेंजेस मिल जाए ड्यू टू आइसोलेशन एंड इनब्रीडिंग, तो म्यूटेशंस तो आ गए, साथ में दो चीज और क्या क्या आ गई यहाँ पर, आइसोलेशन भी आ गया, इनब्रीडिंग भी आ गई। इनब्रीडिंग, ये दो चीजें और आ गई। जीन में म्यूटेशन हो गया वो तो और बड़ी बात थी, उसके बाद आइसोलेशन भी हो गया, उसका इनब्रीडिंग भी हो गई, तो उससे क्या होगा, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यू स्पीशीज बन जाएगी। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि इस तरह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा। पहले यहाँ पर जो जीन था किसी ऑर्गेनिज्म का, वो एक अलग ऑर्गेनिज्म रहा होगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशंस आ गया, उसको आइसोलेशन मिल गया, उसकी इनब्रीडिंग हो गई, तो उसने जो पहले जैसा दिखता था वो वैसा नहीं दिखेगा, बल्कि एक न्यू स्पीशीज बन के दिखेगा। ये जेनेटिक्स में से एक इन्होंने एविडेंस को फाइंड आउट करा। उसके बाद दूसरा एक और यहाँ पर एविडेंस आता है जेनेटिक्स का, जिसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसका बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है म्यूल। तो म्यूल इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल
सबसे कॉमन एग्जांपल इसका म्यूल होता है। म्यूल के बारे में आप जानते हैं कैसे बनता है म्यूल? जब क्रॉसिंग करवा दी जाए हॉर्स की एक डोंकी के साथ या किसी एस के साथ, तो जो चीज वहां फॉर्म होती है उसको कहते हैं म्यूल। और म्यूल्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो इस चीज के कैपेबल नहीं होते कि वो ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर पाए। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमें नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलते हैं, चाहे इनवर्टिब्रेट्स हो या चाहे वो वर्टिब्रेट्स हो। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में हमें इन हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल मिलते हैं, जैसे कि सनफिश हो गया, टोड हो गया, क्रिकेट्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, इन सभी में भी हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स में भी बात करूं तो ऐसे एग्जांपल्स वहां भी दिखते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट वेराइटीज या रेसेस जो हो सकती है डिफरेंट वेराइटी की वो बना लेते हैं। जैसे वीट के अंदर, राइस के अंदर, आपने गोल्डन सेला का नाम सुना होगा। वो राइस क्या है? एक बासमती राइस को एक न्यू वेरिएंट के साथ क्रॉस करवाया और एक नया बन गया वहां पर, जो कि गोल्डन सेला राइस थे। तो इस तरह की चीजें प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। और ये क्यों बनती है? ये एक रिजल्ट होता है जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम से बनती है। तो ये आपको समझना है। तो मैं म्यूल का तो यहां लिख देती हूं, हॉर्स और डोंकी को, या आप एस भी कह सकते हो, इन्हें क्रॉस करा तो म्यूल का फॉर्मेशन होता है। और म्यूल्स स्टेराइल होते हैं, कैपेबल नहीं होते कि वो नए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाए। ये चीज आपको याद रखनी है। और एग्जांपल मैंने क्या दिए, वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, सभी में मिल जाता है। जैसे कि सनफिश हो गई, टोड हो गया, क्रिकेट्स हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, प्लांट्स भी इवन उनके अंदर भी। तो प्लांट्स में मैं वीट का लिख लेती हूँ, राइस का लिख लेती हूँ। वैसे अभी प्लांट्स के आपके कोर्स में नहीं है क्योंकि आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, पर फिर भी जस्ट फॉर दी सेक के हमारे नोट्स प्रॉपर रहें तो हम वो भी नोट कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? सभी इसलिए फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। मेन पॉइंट क्या है ये सारी बातों में कि यहाँ हो रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेन पॉइंट तो यही हो रहा है यहाँ पर। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइटेड वे में ले जाते हुए बना देते हैं इसको भी। ये चीजें यहाँ पर हो रही है। फाइन, ये बातें आपको याद रहेगी। ये सारे हमारे पास एविडेंसेस आते हैं जेनेटिक्स से। अब यहाँ पर सारे आज के जो ऑलमोस्ट एविडेंसेस थे हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हमारे पास जो अभी रिमेनिंग है एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी, जिसको हम जियोजियोग्राफी भी कह सकते हैं, उसके बाद पेलेंटोलॉजी, कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजी, ये सारे अभी एविडेंसेस आपके रिमेनिंग रहेगी क्योंकि 9 पूरे टोटल करने, 5 हमने कर लिए। ठीक है, ये 5th वाला था एविडेंसेस फ्रॉम जेनेटिक्स। आप देख सकते हो 5th हेडिंग है, तो ये हमारा 5th वाला था। अब इन बातों में अगर हम लास्ट में एक थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा करें कि इन सारी चीजों से ये साइंटिस्ट क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के जब बेसिक जो चीजें हैं वो अगर सेम है तो उससे हमें ये प्रूव मिल जाता है कि कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स कॉमन रहे होंगे और वो एक दूसरे से इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट्स हमारे मन में एक और क्वेश्चन भी आना चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है कि जब ये चीजें सारी इतनी एक दूसरे से सेम है, सिमिलर है, तो जरूरी तो नहीं कि उनके कॉमन एंसेस्टर्स रहे होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है उनको बनाने वाला जो भी जिसने भी उन चीजों को बनाया, हर तरह के एनिमल को जिसने भी बनाया, इस यूनिवर्स को जिसने भी बनाया है, वो एक अकेला भी तो कोई हो सकता है जिसने ये सारी चीजें बनाई। तो ये भी हो सकता है क्योंकि अगर गॉड के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हम ये मान सकते हैं क्योंकि गॉड एक है तो उसने हर चीज में सेम बेसिक कंपोजिशन लेते हुए काम किया। जरूरी तो नहीं है कि वहां पर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ होगा और उसने दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया होगा। तो अभी ये वाले कंसेप्ट्स हैं जो कि अब देखिए साइंस में जो चीजें हम लोग वो पढ़ते जा रहे हैं, एज इट इज पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई नई थ्योरी अगर आती है तो उसमें ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। तो थ्योरी आना बंद तो नहीं होती, ड्रॉबैक्स भी निकलना बंद नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम सोच सकते हैं इतनी बात कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बना होगा, हम मंकीज से बने होंगे, तो इतना परफेक्शन कहाँ से आया? वो चीज का आंसर अभी तक मिला ही नहीं। दूसरी बात, आज भी चीज अगर हम ह्यूमंस के हाथों कुछ बनाने की कोशिश करते तो वो ऐसी परफेक्ट नहीं हो पाती
जैसे कि वो नेचर के थ्रू बन गई। तो नेचर में जब चीजें खुद ब खुद हो रही है तो क्या प्रोबेबिलिटी इतनी आसानी से वर्क कर सकती है? तो नहीं कर सकती, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दूसरी बात, मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर चीजों में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, प्रोटोप्लाज्म के बेसिक कंपोजिशन सब में सेम है, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ, सबके स्ट्रक्चर्स होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स सभी में सेम है, तो मेरा माइंड ऐसा कहता है कि कहीं ना कहीं इन सभी को जो बनाने वाला है वो कोई एक ही है। जो भी इंसान नहीं कहना चाहिए, वो एक ही ऐसी कहना चाहिए वो होगा जिसको हम गॉड कहते हैं, उसने इन चीजों को बनाया होगा, तभी जाके हर चीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा सिमिलर है। अगर बहुत सारी चीजें वहां पर वर्क करती होती तो डेफिनेटली चीजें अलग हो जाती, लेकिन कोई एक ही है जिसने इन सब चीजों को यहाँ पर बनाया है। तो थोड़ा सा एक अलग तरफ जाते हुए साइंस में हम एक्स्ट्रा बात भी करते हैं, क्योंकि साइंस सिर्फ ऐसी बोरिंग भी नहीं होती कि बस उसको पढ़ते जाना है, हर थ्योरी को रटते हुए जाना है, ऐसा नहीं होता। हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे और हमारा नॉलेज भी यूज करने की कोशिश करेंगे, क्या ये थ्योरी सही हैं, क्योंकि हमें भी नया आगे अगर कुछ रिसर्च वर्क करना है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कई अगर थ्योरीज में कुछ पॉइंट्स इधर उधर मिसिंग जा रहे हैं तो हम कोशिश करें उसको फाइंड आउट करने की। तो मैं इन थ्योरीज को अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एज अ टीचर भी मैं आपको कहूंगी मैं इन थ्योरी से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है वो इसमें फुलफिल नहीं हो पाते कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि ये भी हो सकता है ना, क्योंकि एक गॉड रहा होगा, उस गॉड है, बल्कि गॉड नहीं तो ये दुनिया चलना बंद हो जाती मेरे हिसाब से, तो डेफिनेटली मैं इसको नहीं मान पाती। तो ये सारे एविडेंसेस है। इसके बाद नेक्स्ट एविडेंसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में देखेंगे। आज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाते हुए बात की है हमने। So thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe. Happy learning. Leave your suggestions in the comment section below. Thank you so much.